नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उसको जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, उसने सत्ता की नींद उड़ा करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और बौखलाहट दोनों दिख रही है। एक तरफ जहां बड़ा जन समर्थन मिल रहा है बिना किसी तरीके के प्रोपेगेंडा के, इतनी भीड़, और दूसरी तरफ वोट चोरी की जो बात है वो भी बिहार के अंदर ठीक से चिपकती हुई दिख रही है, साबित होती हुई दिख रही है। वहां पर लोग जिस तरीके से कंप्लेन कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और देखी गई कि जब भी कोई मीडिया किसी से बात करता है, वो जिस अवेयरनेस के साथ बताता है कि कैसे पिछले चुनाव में 12,000 के अंतर से सारा खेल हो गया था और अब जो है वो 65 लाख वोटर से इन्होंने काट लिए, वो शायद भाजपा को भी समझ में आ रहा है, सरकार को भी समझ में आ रहा है और चुनाव आयोग को भी आ रहा है। इस बीच में एक बड़ी चीज ये हुई है कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पे ये ट्रेलर दे दिया है, एक तरीके से कहा जाए तो चेतावनी दे दी है कि सरकार बदलेगी तो तीनों को देख लिया जाएगा। अब पहली बात तो ये जरा समझा दीजिए सर कि ये तीनों कौन है, और दूसरा, ज्ञानेश कुमार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद जिस तरीके से अटैक विपक्ष ने किया है, क्या ज्ञानेश कुमार मोदी को डुबाही के मानेंगे? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये इस देश के इतिहास के अंदर एक ऐसा मोड़ आया है जब एक संवैधानिक संस्था सत्ता पक्ष की गोदी में बैठ करके बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है, और ऐतिहासिक तौर पर इससे खराब प्रेसिडेंट आपने देखा नहीं। कभी भी चुनाव आयोग या कोई भी संवैधानिक संस्था, उसका झुकाव हो सकता है, लेकिन इतने बुरे तरीके से वो एक्सपोज कभी नहीं हुई। और सरकार की प्रवक्ता बन करके जिस तरीके से परसों ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जो कुछ भी किया, वो जो व्यवहार था ना, केवल राम प्रकाश जी, अगर केवल उस व्यवहार की आप चर्चा कर ले, वो व्यवहार अगर आप सही भाषा में देखें, दैट कंडक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। बाकी तो आप छोड़ दीजिए सारी बात। जिस तरीके से वो फैंटम बन करके और भाजपा प्रवक्ता बन के विपक्ष को धमका रहे थे बिना नाम लिए, और जिस तरीके से अनुराग ठाकुर को साइड स्टेप कर रहे थे सवालों को लेकर के, तो उससे बिल्कुल साफ हो गया कि वो एम्पायर नहीं है, वो रेफरी नहीं है, वो ओपनर है भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियानों के। इसमें कोई शक बचा नहीं। जो चीज सुनील अरोड़ा के समय होती थी, सुभाष चंद्रा के समय होती थी, राजीव कुमार के समय होती थी, वो उसमें क्या था कि उस पर कहीं ना कहीं तमाम तरह के मुलम्मे चढ़ा दिए जाते थे, ताकि कहीं कोई शायरी कर देता, कोई कुछ कर देता। इन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो मुट्ठी थी वो खुल गई कि ये किसके साथ कर दिया। आपने बहुत ही बढ़िया शब्द कहा कि ये जो वोट चोरी का मामला है, ये उसी तरीके से चिपक गया है मोदी जी पे, जिस तरीके से आपको ध्यान होगा 10 लाख का सूट बूट की सरकार जो चिपकी थी, और तब हालत ये हुई थी कि उसको नीलाम करके ही मुक्ति मिली थी। फिर अडानी अंबानी की सरकार, वो टैग आज तक सरकार का मिटा नहीं। ये जो मसला है राम प्रकाश जी, मैं आपको पहले दिन से एक बात कह रहा था कि बिहार की जनता इतनी ज्यादा जागरूक है कि उसकी केवल कल्पना की जा सकती है। कोई कहता रहे गरीब है, ये है, वो है। जो आपने रैली का अगर फॉर्मेट देखा हो ना, जो पद यात्रा जो चल रही है, जो वोट बचाओ यात्रा, आप हैरान रह जाएंगे किस तरह की यात्रा है। अकेले केवल वोट बचाने का सवाल ये नहीं कि आपने भाषण दिया, मैंने सुन लिया, चले गए। नो, बाकायदा वोटरों के साथ इंटरेक्शन किया जा रहा है। मैंने आपको वीडियो भेजा, वो दिखाइएगा दर्शकों को। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रही है लोग। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे, उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ, इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया, और नया वोटर जो ऐड हुआ उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। एक घर भी नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी घर नहीं है। लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी देखा नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। थोड़ा इनको देखिए मामला क्या है। सर, हमारा पहचान पत्र का सर हमारा फोटो दूसरा है और अंधेरा कर दिया सर। अब कई साल से सर वोट मारते आ रहे हैं। ये आपकी फोटो नहीं है? नहीं है सर, ये किसी और की फोटो है? जी, दूसरा कोई है। अब मारते हैं इसीलिए सर। किसी और का फोटो जो है अब नाम कर दिया गया सर नया वाला में। किसी और का फोटो लगा दिया जी। उस फोटो से तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। हमारा कि राहुल और तेजस्वी मंच पे बैठे हैं और वो भाषण नहीं दे रहे, वो सुन रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये जो आप यात्रा पॉलिटिकल करने चले थे, वो एक पक्ष था। और मैंने आपको पहले दिन कहा था कि बिहार का वोटर इतना जागरूक है, वो इसको जन आंदोलन में बदल देगा। और जन आंदोलन कभी भी उसकी कोई सीमा नहीं होती, भौगोलिक सीमा नहीं होती। वो जब आवाज उठेगी तो पूरे देश के अंदर जाएगी। कल इन्होंने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन थी महाराष्ट्र के, उसको लेकर के
उसको खारिज करा दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं है। तो वो खारिज तो हो गई, लेकिन जो कुछ बिहार में हो रहा है वो तो सारी की सारी क्रोनोलॉजी जुड़ रही है ना आपस में, कि कितने शॉर्ट नोटिस पर क्या क्या हुआ और जो कुतर्क दिए गए। मैं हैरान था जब ज्ञानेश गुप्ता ने ये कहा कि आप 2003 याद कीजिए, तब भी जुलाई और अगस्त के अंदर ये हुआ था। वो प्रोसीजर 6 महीने का था, वो 1 महीने का प्रोसीजर नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये सारी चीजें जो सवाल पूछे थे पिटिशनर्स ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी, अगर वो सारी बात खुल जाए वहां पर, और वो मूल बात क्या है राम प्रकाश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये कह रहे हैं कि 7 करोड़ से ऊपर फार्म हमें मिल गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें से कितने फार्मों के साथ डॉक्यूमेंट लगे हैं, इस सवाल को हजम क्यों कर रहे हो आप? तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एसआईआर खारिज नहीं हुई तो मान करके चलिएगा नरेंद्र मोदी हो सकता है चुनाव जीत जाए, सरकार बना ले, क्योंकि सारा खेल हो चुका है, लेकिन मोदी सरकार की क्रेडिबिलिटी और मोदी सरकार की बतौर एक शासक के तौर पे जो देश में लेजिटिमेसी है वो खत्म होना तय है। जो खासतौर पे जो जिस तरह के शब्द प्रयोग किए हैं ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, वो ना भूतो है ना भविष्य पे है। वो न्यूट्रल ना रहते कोई बात नहीं, सारे देश को पता है, लेकिन न्यूट्रल रहने की कोशिश कर सकते थे, उन्होंने वो कोशिश भी नहीं की। और जो कहता हूं मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपको, मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन भला होता है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने वो प्रूव करके दिखाया कि मोदी के लिए कितनी बड़ी लाइबिलिटी साबित होने चाह रहे हैं। और मुझे तो चिंता एक और बात की है कि क्या वो धीरे से ईज आउट तो नहीं कर दिए जाएंगे इस घटना के बाद, क्योंकि मोदी जी देखिए एक बात मानना पड़ेगा आपको, बड़े से बड़े लोगों को श्रृंगार करके लाते और जैसे ही वो लाइबिलिटी बनने लगते उनको धीरे से ईज आउट भी कर देते। तमाम आपने देखा सीबीआई डायरेक्टर से वो खेल शुरू हुआ था वर्मा जी से लेकर के, उसके बाद आरबीआई गवर्नर से लेकर के, और तमाम अशोक लवासा साहब को उन्हीं की सरकार ने लगाया और उन्हीं की सरकार में जो कुछ हुआ। गोयल इलेक्शन कमिश्नर थे, किस तरीके से चुपके से इज आउट कर दिए गए। और धनखड़, जगदीप धनखड़ बतौर वाइस प्रेसिडेंट, क्या बात वो मंच पे करते थे बैठ के आसन पे, और जब वो अनइजी हुए तो चंद घंटों के अंदर उनको इज आउट कर दिया गया। मुझे लगता है अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को किसी बहाने से इन्होंने इज आउट नहीं किया तो मोदी जी की जो पोजीशन बतौर प्रधानमंत्री है वो अनटेनेबल होने जा रही है। यू टेक इट फ्रॉम पार्लियामेंट में जो नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, ये छोटे सीन नहीं है। आज की जो पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो है, जो आज आप देखिएगा आज क्या कहा अमेरिकी विदेश मंत्री ने, बात हो रही थी यूक्रेन और रूस की, और वहां साइडलाइंस पे उसने क्या बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर है वो बहुत ही फ्रेजाइल है और हमें डेली नजर रखनी पड़ती है। यानी कि और कल इतना सारा घटनाक्रम चल रहा है और मोदी जी क्या कर रहे थे ट्वीट कि आई गॉट ए कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड ट्रम्प, वो आप सॉरी पुतिन। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश और वही माय फ्रेंड चल रहा है सारे का सारा। जो लोकल मोर्चा है, स्थानीय मोर्चा है, उसमें इतने बुरे तरीके से गिर गई है सरकार। आप सोचिए आज कितनी तारीख है, 19 अगस्त, हाउस केवल 2 दिन का बचा हुआ है, 1 महीने के सेशन में केवल 2 दिन प्रोडक्टिव काम हुआ है, सोच करके देखिएगा। और नारे पहले दिन से एक ही लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ और एसआईआर। तो ये जो चीज है सरकार पे चिपक गई है और सरकार की लेजिटिमेसी नॉट ओनली विद इन द कंट्री, पूरी दुनिया के अंदर जो बद पिट रही है कि इतना बड़ा लोकतंत्र और वहां का चुनाव आयुक्त का ये व्यवहार और सरकार के इस तरह का डेटा डॉक्यूमेंट, और सरकार का पूर्व मंत्री जो चेहरा था एंड भी वो ये कह रहा है कि 6 कंस्टिट्यूंसी के अंदर वोटों में गड़बड़ी हुई, फिर तो पूरे देश में हुई है, फिर सरकार लेजिटिमेट कहां रहेगी? तो ये जो सवाल है, मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जितनी फॉल्ट लाइन थी मोदी की उनको एक्सपोज कर दिया है, और मुझे लगता है उनकी पोजीशन कहीं अनटेनेबल ना हो जाए ये यात्रा खत्म होते होते, ऐसी स्थिति की तरफ जा रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बात कही है कि सरकार बदलेगी, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं उन तीनों को देख लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। दर्शक भी सुन लें उसको कि अगर उन्होंने बिहार में चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। और मैं भाइयों और बहनों, आपने देखा है कि जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से, देखा है आपने। अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में
इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। अब सवाल ये उठता है सर कि एक और चीज है, जिस तरीके से ये पूरी बातचीत हो रही है और सरकार जो जवाब दे रही है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें किसी सवाल का जवाब नहीं लिया गया, ये तो साफ तौर पे दिखा। ज्ञानेश कुमार गुप्ता चुनाव बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका जो काम था वो सबको समझ में आ गया कि नहीं क्या होना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं। अब एक और चीज है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, थोड़ा सा और समय दीजिए, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगेगा। ये भी मैं सुनवा दे रहा हूं। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा, थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है सर कि क्या पूरा देश चुनाव आयोग से एफिडेविट कैसे मांगेगा? ये दावा राहुल गांधी कैसे कर रहे हैं? नहीं राम प्रकाश जी, ये काउंटर स्ट्रेटेजी होती है ना कि भाई एक आदमी ने चोरी पकड़ी, राम प्रकाश जी के घर से मैं चोरी करके निकल रहा था, आपने मुझे चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और मैं ये कह रहा हूं कि नहीं ऐसे नहीं, पहले आप एफिडेविट दीजिए कि सामान आपका है और ये बिल दिखाइए कि आपने खरीदा था। ये उस टाइप का सिनेरियो। और सारे के सारे पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, कुरैशी साहब, रावत साहब, सारे क्या कह रहे हैं कि एफिडेविट मांगना एक बहाना है और जिस सेक्शन का हवाला देकर के एफिडेविट मांगा वो मजाक के अलावा कुछ नहीं। मैं आपको फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन एक सेंटेंस में बता देता हूँ। वो जो फॉर्मेट है, जो सेक्शन के तहत राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा गया है, वो कब लागू होता है? जब आपके स्टेट के अंदर जो हर साल जो एनुअल रिवीजन होता है ना वोटों का, तो हर साल जो 4 बार, जो जनवरी, अप्रैल, जो जनवरी, जुलाई और जो 4 जो उसकी ब्रेकिंग डेट, उस समय अगर किसी को किसी की वोट पे शक है, उस समय वो एफिडेविट दिया जाता है और तब उस पर एग्जामिन करके, ये तो कोई समय ही नहीं, अब कोई रिवोल्यूशन वो हो ही नहीं रही, वोट किस तरीके की रिवीजन कहाँ हो रही। तो बेसिकली चुनाव आयोग ने अफरा तफरी में, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी राहुल गांधी की और वो खत्म होने से पहले वो नोटिस जारी करा के वो एफिडेविट जारी करा दिया कि इसको दीजिए। तो राहुल गांधी ने अब उनकी नब्ज पकड़ ली और ग्रास रूट पे जिस तरीके का समर्थन मिला एक इलेक्शन गोइंग स्टेट में बिहार में, और बिहार को आप आइसोलेशन में देखिए, बिहार का मतलब अगला उत्तर प्रदेश भी है, पूरी काउ बेल्ट है। तो ये जो बाई इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश में जो खेल किया गया था, जिस तरीके से अखिलेश ने तो एफिडेविट भी दिए थे और कल अखिलेश ने जो इनकी बदपिटी है कि वो कह रहे हैं कि हमारे तो कोई एफिडेविट दिया ही नहीं, गणेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। कल अखिलेश यादव ने संसद के अंदर बाकायदा सारी चीजें सार्वजनिक कर दी के दिया था। तो अब फंस गए पूरे इंडिया अलायंस को। अब एक चीज समझ में आ गई, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे कोई भी, उनको ये समझ में आ गया कि ये फंस गए। अब जो एफिडेविट मांगने की बात है, पहली बात तो यही बात है ना कि चुनाव आयोग का जो संरक्षण है वो सारी वोटर सूची है उसी के संरक्षण में बनती है। वो कितना ही पल्ला झाड़ ले कि वहां सीईओ जिम्मेवार होता है, वहां ये होता है, वहां होता है, अल्टीमेटली उसका कस्टोडियन कौन है? चुनाव आयोग। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते और राहुल गांधी ने देख लिया कि ये पल्ला झाड़ करके साइड स्टेप हो रहे। तो बेसिकली जो इसकी शुचिता रखने की बात है वोटर लिस्टों की, वो दायित्व किसका है? चुनाव आयोग का। उसमें वो फंस गए और एफिडेविट मांग रहे हैं थानेदार से। तो ये राहुल गांधी अब रह करके पूरे स्टेट के अंदर 31 तारीख तक ये ऐसा मास मूवमेंट बन रहा है। वो वीडियो दिखाइएगा, मैंने ड्रोन की पिक्चर्स भेजी है पूरी की पूरी, किस तरीके से मोबिलाइजेशन हो रहा है बिहार जैसे राज्य में। और अगर हकीकत में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी वहां मेन प्लेयर नहीं, वहां पर मेन प्लेयर तेजस्वी है, उनकी पार्टी। उसके बावजूद जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो तेजस्वी को भी कहीं ना कहीं ही हैज आल्सो स्मेल्ड द ब्लड। और उसको देखते हुए यहाँ पर कल जो अखिलेश ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में डॉक्यूमेंट दिए, तो ये सही बात है कि राहुल गांधी की जहां सरकार है वहां वो मांगेगी और बाकी सारा अपोजिशन मांगेगा, तो एफिडेविट तो मांगेंगी। और अब जो ये डायलॉग बाजी थी, ये ज्ञानेश कुमार ने खुद नहीं फंसे, खुद की तो पोजीशन अनटेनेबल बनाई ली। जो मोदी जी और उनकी सरकार और जो उनके चुनाव जीतने की पूरी प्रक्रिया, खासतौर पर 19 के बाद, 19 और 19 के बाद, 14 में तो आप चलो ये मान लीजिए कि उस समय यूपीए की सरकार थी, वो खेल नहीं हो सकते। उसके बाद जितने भी रिजल्ट आते हैं, हम हर बार चर्चा करते हैं कि ये रिजल्ट नॉर्मल नहीं दिख रहा, ये नेचुरल नहीं दिख रहा, ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड रिजल्ट है, इसमें डेटा का खेल।
वो चीजें एक एक स्टेट से बाहर निकल के आती जाएगी। और जिस तरीके से राहुल गांधी को भी हराया गया था उनकी जो उसमें, वो भी अब समझ में आ रहा है कि कैसे वो जीती होंगी स्मृति ईरानी और कैसे राहुल को हराया होगा। तो राहुल गांधी चूंकि पर्सनली भुक्तभोगी रह चुके हैं, तो वो इस मामले को छोड़ नहीं सकते। और मोदी सरकार की जो लेजिटिमेसी है उसको इतने बड़े संदेह में गिरवा दिया है उन्हीं के चुनाव आयुक्त ने, उन्हीं के सिस्टम ने। वरना तो आप एक चीज देखें ना प्रकाश जी, बहुत साधारण सी बात है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर कोई भी समझदार सरकार और अहंकार ना होता, अगर समझदारी होती पॉलिटिकली, तो चुनाव आयोग को केवल एक ही बात कही थी कि बात आई है, हम जांच करेंगे, सारा मुद्दा वही खत्म हो जाता। उसके बाद चूंकि राहुल गांधी ने किया तो उसको हर तरीके से रिटेलिएट करना है, एग्रेसिव होना है, ऑल आउट ऑफेंसिव जाना है, उसको पप्पू साबित करना है। इतने साइंटिफिक रिसर्च को सरकार ने जिस तरीके से डिस्कार्ड कराया, रिजेक्ट कराया, पहले खुद, फिर एजेंसियों के सूत्र, फिर पैटी मीडिया, कॉमेरियंस, और उसके बाद अल्टीमेटली ज्ञानेश को उतारना पड़ा। तो वो सारी की सारी चीज आज उसके गले की फांस बन के आ रही है और जो कहते हैं ना रिबाउंड होकर के सरकार के मुंह पे आने लगी। वरना अगर सरकार ये होती, एसआईआर पे भी चर्चा कर लेते, कहां समस्या थी? पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी बात है कि जिसपे चर्चा नहीं हो सकती? सरकार क्यों भाग रही है? सीधा सीधा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो पूरे के पूरे विपक्ष ने उस चीज को स्मेल कर लिया है, पूरे चीज को। और जिस तरीके से चाहे नोटबंदी हो जाए, चाहे आप जीएसटी आ जाए, चाहे लॉकडाउन हो जाए, हर जगह भाजपा की सरकार। तो वो मैंडेट नॉर्मल नहीं था, वो चीजें अब प्रूव होती जा रही। और ये एफिडेविट भी अगर आने लगे, आप ये देखिए 18,000 नाम तो अखिलेश ने दिए थे, कल उन्होंने फिर दिखाया कि ये पावती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो सरेआम चोरी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई गणेश गुप्ता जी? संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ऐसी छिछालेदार आपने कब देखी थी आखिरी बार? और क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए हुई कि वो एम्पायर नहीं, वो प्लेयर है, भाजपा का प्लेयर, इसलिए खुद भी डूबे और सरबाब को भी ले डूबे। राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, जितने लोग हैं, उनको ये मौका दिख रहा है। और ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि जितनी ये चीज बढ़ेगी आगे, मोदी जी का चेहरा आप देख रहे होंगे लगातार कितने भीषण तनाव में, नैरेटिव को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव पलट नहीं पा रहा है। ऐसी सूरत में, और खासतौर पर जब अमेरिका में जो ट्रेड वार और सारी चीजें जिस तरह की स्थितियां है, आज आपने देखा होगा किस तरीके से क्या कह रहे थे मोदी जी 4 दिन पहले कि किसानों का, मछुआरों का, इनके हितों पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, बुनकरों का। जो अमेरिका से कॉटन आती थी उस पर जो लगती थी हमारा, उसको 30% कम कर दिए। कहां जाएंगे हमारे? स्टोरी दिखाइएगा आप सारे दर्शकों को कि सरकार ने बैकआउट करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि मोदी जी को यूएन जनरल असेंबली में जाना है, वहां चांसेस है कि उनकी ट्रंप से मुलाकात हो जाए इसी मामले में। तो यूएनजी में जाने से पहले वो माहौल बनना शुरू हो गया। तो आप देखिए कॉटन पे किस तरीके का रिलीफ, तो वही तो चाह रहा है अमेरिका कि उनका सारा जो एक्स्ट्रा माल है खेती का वो इंडिया में खप जाए, क्योंकि वी आर ए बिग मार्केट। तो ये स्टोरी अपने आप में बहुत बड़ी है कि किस तरीके से अमेरिकी कॉटन को हमारे यहाँ रिलैक्सेशन, हमारे किसान कहाँ जाएंगे बताइए? उसके रेट जो है मिट्टी के बराबर हो जाएंगे। तो 56 इंची कहते रहिए आप, आपकी पॉलिसीज बता रही है। झूठ और मक्कारी कब तक चलेगी? जीएसटी पे आपने इस देश को लूट के रख दिया 7 साल में, और अब क्या कह रहे हैं लाल किले की प्राचीर से कि दिवाली का तोहफा मिलने वाला है। यानी कि 20 रुपए की चीज आप 100 रुपए मेरे चिपकाते रहे, और अब उसको 70 की दे करके आप मुझे तोहफा दे रहे हैं। जहां खड़े सवाल ये उठता है सर, सवाल ये उठता है कि ज्ञानेश कुमार जितनी भी बात कह के गए, उन्होंने साफ एक बात और जो बहुत स्पेसिफिक, जिसको लेके खूब चर्चाएं चल रही हैं, और कल विपक्ष ने एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी मेन लाइन को जवाब देने के लिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी 7 दिन के अंदर एफिडेविट दें, हलफनामा दें, या वो पूरे देश से माफी मांगे, इसके अलावा तीसरा विकल्प नहीं है। कल महुआ मोइत्रा ने साफ किया कि अगर जब चुनाव आयोग अपने आंकड़े में मान रहा है और भाजपा कही रही है, सरकार कही रही है कि चुनाव में वोटों की हेराफेरी हुई है, वोटों की चोरी हुई है, गलत वोटों से 20-22 लाख मरे हुए लोगों के वोट से अगर जो चुनाव हुए हैं, तो लोकसभा तुरंत भंग हो जानी चाहिए। अब भाजपा ये कह रही है कि महुआ मोइत्रा इस्तीफा दे दे। तो लोकसभा भंग होने में और महुआ मोइत्रा के इस्तीफे की इस मांग में क्या अंतर है? एक तो जरा दर्शकों को वो समझा दीजिए, क्यों भाजपा महुआ मोइत्रा का इस्तीफा मांग रही है लेकिन लोकसभा भंग करने की बात नहीं कह रही है? राम प्रकाश जी, महुआ मोइत्रा को और संबित पात्रा को छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए इस बात को, एक सिद्धांत सी बात कीजिए। भाई अनुराग ठाकुर आए, उन्होंने राहुल गांधी से लेकर के, तेजस्वी से लेकर के, जो बड़े, प्रियंका गांधी से लेकर के अभिषेक बंदर, सबके चुनाव को सवालों के घेरे में डाल दिया। पूरे विपक्ष ने एक लाइन की बात क्या की, ये होता है डाइवर्जरी टैक्टिक्स।
विपक्ष ने कहा कि हमें वाराणसी की लिस्ट दे दीजिए, आप दिलवा दीजिए, एक बार पता लग जाएगा इस्तीफा किसका होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री पे बात आ जाए तो किसी महुआ मोइत्रा को पकड़ लो, किसी अभिषेक बनर्जी को पकड़ लो, क्योंकि उसका जवाब नहीं है, इसलिए इस तरह के कुतर्क पे आ जाते हैं। और ये आरएसएस जो नाम की जो एनजीओ है इस देश में 100वां साल जो मना रही है, उसकी मूल ट्रेनिंग यही है राम प्रकाश, कि कभी भी जो सवाल आप पूछेंगे मुझसे, मैं उसको छोड़ करके सारे जवाब दूंगा, ताकि आप भी भ्रम में चले जाए और सारे दर्शक भी भ्रम में चले जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इस ऑप्टिक्स को पिछले 11.25 साल में चैंपियन कर चुकी है। भाजपा के किसी नेता को किसी पॉलिसी पे किसी सवाल पर आपने आज तक सीधा जवाब, आपसे इतने पुराने सीनियर आदमी किसी को सीधा जवाब देते हुए देखा? आप पूछेंगे दिल्ली, वो बताएंगे चेन्नई, आप चेन्नई पूछेंगे, वो बताएंगे बेंगलोर, और फिर कलकत्ता चले जाएंगे महुआ मोइत्रा का इस्तीफा मांगने लगे। सीधा सा सवाल ये है कि क्या इस पूरे देश की जो वोटर लिस्ट है, क्या उनको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में लाया जा सकता है या नहीं? जो बहाना बनाया ज्ञानेश गुप्ता ने, वो इतना शर्मनाक बहाना है। आप सुप्रीम कोर्ट की आड़ में छुप रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहीं नहीं कहा कि मत दीजिए अपनी तरफ से। क्यों? जिस दिन वो मशीन रीडेबल आ गया, जैसे अनुराग ठाकुर ने 1 घंटे में 6 कंस्टिट्यूंसी कर दी, राहुल गांधी 1 दिन में कर देंगे और सारा समझ में आ जाएगा। अब का नहीं, 2019 का भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो सारी की सारी चीजें जुड़ जाएंगी। कितनी घटी और कितनी बढ़ी और कैसे बढ़ी, किसकी घटी, सब समझ में आ जाएगी। क्या कारण है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री जी 3 से 4 राउंड में पिछड़ते हैं और उसके बाद 1.5 लाख वोटों से जीत जाते हैं। और आरोप किस पे लगा रहे हैं? उस प्रियंका गांधी पे जो 4 लाख से ऊपर वोटों से जीती। तो समझना पड़ेगा कि डाइवर्जन है। सीधी बात सवाल का, मोदी का कैसे कहेंगे भाई हम दे देंगे वोट लिस्ट? नहीं देंगे। तो महुआ को निपटा लो, महुआ बिकती भी है, क्योंकि बंगाल का चुनाव भी है अगले साल। तो बेसिकली संबित पात्रा हो, रविशंकर प्रसाद हो, जितने भी लोग हैं, इनको आपने कभी मेरिट पे जवाब दे किसी भी मसले तो आप बता दीजिए। आज ट्रेनिंग, मूल ट्रेनिंग ये है कि सवालों को भटका दीजिए। सीधा सीधा एक बात बताइए, बिहार की जनता वहां बाढ़ से ग्रस्त है बहुत बुरे तरीके से, आप उनसे कागज मांग रहे हैं, इसका जवाब है आपके पास? क्या सरकार, सुप्रीम कोर्ट में जब इतनी बहस चली, क्या सरकार ये नहीं कह सकती थी कि इसको हम रेफर कर देते हैं? ज्ञानेश गुप्ता क्या कह रहे थे कि जब चुनाव होगा तभी तो शुद्धिकरण होगा, इसीलिए एसआईआर कराई। तो मेरा एक साधारण सवाल है एक पत्रकार के प्रति कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, वो तो इस देश की सबसे बड़ी चुनावी एक्साइज थी, उससे पहले आपने पूरे देश में एसआईआर क्यों नहीं करवाया? ये सवाल पूछा जाना चाहिए नहीं। बिहार विधानसभा इज ए वेरी स्मॉल पार्ट। आप जो पूरा वो था लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव था, उससे 6-8 महीने पहले करा लेते थे, पूरे देश का शुद्धिकरण हो जाता। वाई स्पेसिफिकली बिहार? और जब पूछा कि बंगाल का कब कराएंगे, याद रखिएगा उस बात को, जब पूछा कि आप बंगाल और बाकी देश का कम कराएंगे, तो उनके मुंह से क्या निकला कि हम तीनों बैठ करके तारीख और समय फैसला करें। तो बता दीजिए ना, यानी कि मतलब समझिएगा इसका, महाराष्ट्र में वोट जोड़ करके जनादेश हथियाया, बिहार में वोटों को काट करके जनादेश हथियाने की बात है। अगर ये मॉडल सफल हुआ तो एसआईआर होगा, उसका एक पक्ष है। अगर ये मॉडल फेल हो गया तो कोई नया मॉडल लाएंगे, उसमें एसआईआर होगा। यानी कि चुनाव आयोग, जिसने पिछले दिनों खुद क्या कहा था कि पूरे देश में कराएंगे, तो बता देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई पहली बार कर रहे हो ना 6 महीने बाद, बताना चाहिए था कि हम कहां कराएंगे, कब कब कराएंगे, क्यों नहीं बताया? इसलिए कि इस मॉडल की टेस्टिंग होनी होगी। महाराष्ट्र मॉडल की टेस्टिंग हो गई थी, वो चोरी पकड़ी गई, 40 लाख वोट जोड़े, पकड़े गए सारे के सारे। अब यहां पर काटने की है, काट तो दिए, यहां जीत पाओगे नहीं। अगर ये कहीं उल्टा पड़ गया और भाजपा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची, तो बंगाल में एसआईआर कैसे कहते हैं अभी से? सो दे आर वेटिंग एंड वाचिंग। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था ना होकर के भारतीय जनता पार्टी का पार्टनर इन क्राइम, वो उस माहौल को देख रहा है कि कैसे यहां पर जो रिजल्ट आएंगे। अब देख लीजिएगा आप, ये जो कल जवाब दिया ना परसों में, मान करके चलिएगा चुनाव आयोग बिहार के परिणाम आने से पहले एसआईआर पर फैसला नहीं कर पाएगा वेस्ट बंगाल में। यू टेक इट फ्रॉम, उसका सिंपल कारण है कि ये मॉडल कामयाब हो गया तो एक स्थिति है, बीजेपी जीत गई तो, और अगर भद पिट गई और मुंह दिखाने लायक नहीं बचे तो दूसरी स्थिति है, फिर ये एसआईआर का नाम भी नहीं लेंगे। आप यही है, मैं भी यही हूं, आप देखिएगा। तो ये बेसिकली क्या था, हर राज्य के अंदर नई टेक्नोलॉजी निकाल करके लाते वोट हथियाने के लिए, कहीं जोड़ करके, कहीं घटाने के लिए, कहीं सुप्रेशन करके, कहीं रोक करके वोटों को डालने से, कहीं एसआर के नाम पर, हर जगह नई टेक्नोलॉजी है, डेटा मैनिपुलेशन।
अब एक चीज और हो रही है सर, इस समय इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, अलग अलग मामलों में महाभियोग से लेकर के वो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, ये कितना प्रेशर डालेंगी सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर? नहीं, देखिए रामप्रकाश जी, आज भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो अपने खड़गे साहब का जो राजा जी मार्ग पे है वहां पर मीटिंग चल रही है, पहले हाउस और उसके बाद वहां आकर के वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के एक सीरियस थॉट प्रोसेस किया जाए, और जो कांग्रेस और डीएमके का अलायंस है उसमें सेंध लगाई जाए ये कह करके कि तमिलनाडु का कैंडिडेट है, डीएमके कैसे सपोर्ट नहीं करेगी। तो उसी सारे को लेकर के फाइनल चर्चा अभी ये है। तिरुजन शिवा का जैसे नाम, उस पर ऑलमोस्ट विचार सा है, अगर कोई लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं होता है। अब सवाल क्या है कि पूरा विपक्ष अगर एकजुट रहता है, सबको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो मौजूदा संख्या है उसमें विपक्ष कैंडिडेट नहीं जिता सकता आपको, ये सच है। और यही बात अब उस क्या नाम है इम्पीचमेंट के लिए भी सच है कि 2/3 जो ये दोनों का वो भी उनके पास है। लेकिन एक मैसेजिंग कि सरकार को हम हेड ऑन ले रहे हैं, सरकार को हम फ्री पास नहीं दे रहे, केक वाक नहीं दे रहे, हम लड़ने को तैयार हैं अपनी पॉलिसीज पे, अपने जो भी हमारी नीति है, कार्यक्रम है, हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर के, वो चीज महत्वपूर्ण। तो आज की तारीख में अगर आप इम्पीचमेंट का नोटिस दे भी देंगे तो 2 दिन के अंदर तो कुछ होने वाला है नहीं। हाउस का प्रोग्राम 21 तक ही है और हाउस जैसा चल रहा है वो भी आपको पता है। तो चेयर उसमें क्या खेल करेगी नहीं करेगी, लेकिन इम्पीचमेंट का नोटिस की बात करके कहीं ना कहीं सरकार और चुनाव आयोग को बैकफुट पर तो ले आए। इम्पीचमेंट मतलब आखिरी विकल्प, उससे पहले तमाम कोशिशें की गई, मिलने की कोशिश की गई, चिट्ठियां लिखने की कोशिश की गई, अपने वोटर लिस्ट मांगने की कोशिश की गई, नहीं मिली। अब विपक्ष के पास क्या बचा? इम्पीचमेंट का एक तरीका बचा, उसमें इम्पीच करो या नहीं करो सवाल वो नहीं, लेकिन चुनाव आयोग के कामकाज को एक्सपोज करने का मौका तो मिलेगा ना, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। तो ये भी एक प्रभावी स्ट्रेटेजी है सरकार को बैकफुट पर लाने की, और खासतौर पर वैसी सूरत में जब सरकार को इस पूरे ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा हो। तो सरकार आज फंसी पड़ी है, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने उसकी जो वूज थी, जितनी समस्याएं थी, उनको कई गुना बढ़ा दिया है, और सारी की सारी फॉल्ट लाइन, जिसको चाणक्य कहते थे अमित शाह जी को, अब पता लग रहा है कि कैसे क्या खेल हो रहा है। तो ये अगर सारे देश के अंदर, जैसे अखिलेश ने कहा कि हमने 18,000 दिए थे, उसका बता दीजिए, वहां तेजस्वी लगे पड़े, सब शतरप अपनी अपनी स्टेट में लगे हुए। तो इसमें वही बात है कि सारा देश जब एफिडेविट मांगेगा तो ज्ञानेश गुप्ता कहा जाएंगे। मुझे लगता है कि ज्ञानेश गुप्ता के बारे में आपको बहुत जल्दी, क्योंकि मोदी जी लाइबिलिटी नहीं ढोते कभी भी, बहुत जल्दी आपको ऐसी खबर ना आ जाए कोई स्वास्थ्य कारणों से या किसी और कारण से उनको ईज आउट ना कर दिया जाए। अगर वो नहीं हटाए गए तो फिर ये मान के चलिएगा कि मोदी की कुर्सी हिलने लगेगी और उसके संकेत आपको मिलने लगेंगे। जी, अब जिस तरीके से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि ऐसा ना हो कि एफिडेविट की बाढ़ में चुनाव आयोग बह जाए, जिस तरीके से बिहार आज जूझ रहा है बाढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।